हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पदार्थों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने पदार्थों से बने हुए मिश्रणों के प्रकार देखे थे। और उसके बाद अगर आपको कोई मिश्रण मिल रहा है तो उसको पृथक कैसे किया जाएगा, क्योंकि पदार्थों के गुण बदल रहे हैं और गुण बदलने से फिर उनको अलग अलग विधियों के द्वारा पृथक किया जाएगा। ओके, तो वही विधियां हम यहाँ पर पढ़ रहे थे पृथक्करण की। तो आगे कुछ और विधियों के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, सेकंड चैप्टर में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। तो बच्चों, मेथड ऑफ सेपरेशन की बात कर रहे थे, यानी कितने प्रकार के मेथड्स हैं जिनसे आप मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपने यहाँ पर सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन जिसे कहा जाता है, जहाँ पर आप मिश्रण को हीट करेंगे और उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उनमें से एक कंपोनेंट आपका ऊर्ध्वपातित हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से एक ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, तो आप दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, यानी पृथक कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड दोनों के मिक्सचर्स को क्या किया? सेपरेट किया। ओके। देन फिल्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। फिल्ट्रेशन आपका क्या होता है? आपके पास किसी मिक्सचर में क्या होगा? एक लिक्विड में एक इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड होगा। देन आप क्या करेंगे? उस इनसॉल्युबल सॉलिड को फिल्टर पेपर सीव या स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे, यानी कि फिल्टर कर लेंगे। तो आपका, चाहे आप फिल्टर पेपर का यूज कर रहे हैं, सीव का यूज कर रहे हैं, या फिर आप स्ट्रेनर की बात करते हैं उसका यूज कर रहे हैं, तो इन सभी में आपका क्या हो रहा है? वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो फंस जाता है या रुक जाता है, और आपका दूसरा जो लिक्विड होता है वो इसको पार करके निकल जाता है। जैसे हमने चाय का उदाहरण यहाँ पर लिया था, तो क्या होता है? चाय में भी आपका जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है दैट इज टी लीव्स, वो क्या है? आपका टी लीव्स है। तो टी लीफ से आपका क्या देखने को मिलता है आपको? कि जब आप चाय को छानेंगे तो टी लीफ जो होती है वो आपकी स्ट्रेनर में फंस जाती है। ठीक है ना? तो वहीं पर रुक जाती है, और चाय आपका जो पेय पदार्थ होता है जिसको आप पीते हैं वो आप अलग कलेक्ट कर लेते हैं, यानी उस स्ट्रेनर को पार कर लेता है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि टी लीव और जो आपका पीने योग्य टी है वो आपकी अलग हो गई है दोनों। तो सेपरेट कर रहे हैं हम चीजों को। पहले एक मिश्रण था जो बनी हुई चाय थी, उसमें चाय की पत्ती भी थी और पीने वाली चाय भी थी। ठीक है ना? यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? आपका रेसिड्यू कहा जाता है। ओके। और जो आपका, जिसने फिल्टर पेपर को पार कर लिया है, जो लिक्विड बाहर निकल के आया है, उसको आप क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं। ओके। तो इस तरह से दो कंपोनेंट हो गए, एक रेसिड्यू और दूसरा फिल्ट्रेट, यानी कि फिल्टर पेपर से होकर जो गुजर जाता है लिक्विड उसको आप निस्यंद कहते हैं, और जो ठोस फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगा उसे आप क्या कहेंगे? अवशेष कहेंगे। ओके। चलिए, तो इस तरह से ये मेथड आपको यहाँ पर बताया गया था। मिक्सचर को आप क्या करेंगे? आपके पास अलग अलग चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट जो होती है। देखो, सबसे पहले तो आपको मिक्सचर मिलेगा कोई भी। उसके अलावा आपके पास बीकर होना चाहिए। ओके। और फनल होनी चाहिए आपके पास, स्टैंड होना चाहिए आपके पास, ग्लास रॉड होनी चाहिए, फिल्टर पेपर होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया गया है उसमें, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने फनल के अंदर फिल्टर पेपर को सेट कर दिया है, देन उसके नीचे एक बीकर रखा है ताकि फिल्ट्रेट यानी कि जो लिक्विड है वो बीकर में कलेक्ट हो जाए, और उस फनल को आपने स्टैंड से सेट कर लिया है। ओके। देन आप क्या कर रहे हैं? ग्लास रॉड की हेल्प से, जो कांच की छड़ है उसकी सहायता से आप क्या करेंगे? जो बीकर में, दूसरे बीकर में आपका मिक्सचर है, उस मिक्सचर को डालेंगे ग्लास रॉड से धीरे धीरे उसकी सहायता से, और फिर आप क्या देखते हैं कि जितना इनसॉल्युबल पार्ट था वो फिल्टर पेपर में ही रुक गया, और बाकी आपका लिक्विड जो था वो नीचे आ गया है, उसको आप बीकर में कलेक्ट कर लेंगे।
उसी तरह से जिस तरह से आप चाय को छानते हैं, तो चाय को छानते समय जो छन्नी जिसे आप कहते हैं, उसमें आपकी चाय की पत्तियां रह जाती हैं और नीचे आपको चाय मिल जाती है। तो यही यहाँ पर हो रहा था, रेसिड्यू आपका ऊपर ही रह जाएगा और फिल्ट्रेट नहीं जाएगा। रेसिड्यू के रूप में आपने क्या देखा, सैंड को देखा यहाँ पर, ठीक है। और फिल्ट्रेट क्या है आपका, वाटर, क्योंकि सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया गया था। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण जिसे कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है बच्चे, दो लिक्विड्स आपस में सस्पेंडेड रहते हैं और आपका अभिकेंद्रण बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा उनको अलग किया जाता है। बेसिकली घुमाने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें घुमाते हैं उसको, और घुमाने पर क्या होता है, एक जो आपका डेंसर लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है और जो लाइटर होगा वो आपका ऊपर आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा दही या मलाई को जब मथा जाता है तो उसके बाद क्या होता है, घुमाया जाता है ना उसको, जैसे मिक्सर में घुमा रहे हैं या फिर जो आपकी मशीन होती हैं उनमें घुमाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, लाइटर कंपोनेंट जो आपका बटर होता है यानी मक्खन वो ऊपर आ जाता है और बटर मिल्क जो होता है वो नीचे चला जाता है, जो हैवियर कंपोनेंट है आपका। तो इस तरह से वो भी आपका अपकेंद्रण विधि पर ही काम करता है। यानी अगर हम दूध से मक्खन या दही से मक्खन निकाल रहे हैं तो वो हमारी अपकेंद्रण विधि है, उसी विधि के द्वारा हम दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। ओके, चलिए, इस प्रकार से आपको दिखाई देता है कि ये आपका मिक्सचर था, ठीक है। इस मिक्सचर से हमने इस तरह से सुपरनेटेंट और आपका पैलेट को, यानी कि दोनों जो कंपोनेंट्स थे उनको क्या कर लिया है, पृथक कर लिया। और ये सब कब हुआ, जब रैपिडली रोटेटिंग रोटर के अंदर उनको डाला गया, यानी कि लगातार घूमने वाला एक रोटर है और घूमने के पश्चात आपको वो दोनों कंपोनेंट्स अलग होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में आपका क्या होता है, द्रव जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर हीटिंग, जब उसको गर्म किया जाता है उसके बाद, या ऊष्मा देने के बाद। समझ रहे हैं, जैसे आपने पानी को गर्म किया और पानी को गर्म करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ेगा और कुछ समय के पश्चात आपको उससे भाप बनती हुई दिखेगी। तो भाप के बनने से क्या तात्पर्य है कि वो वाष्पीकृत हो रहा है, कौन, जल। तो उसी प्रकार से सभी लिक्विड्स आपका क्या करते हैं, जो लिक्विड स्टेट है उसको छोड़ करके वेपर फेज में जाते हैं, और ये तब होता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। ओके, तो इवेपोरेशन प्रोसेस में आपका क्या होता है कि हो सकता है कि दो लिक्विड्स के बीच में आपके क्वथनांकों का अंतर हो सकता है। इसके अलावा आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस हो सकता है और एक नॉन वॉलेटाइल हो सकता है, यानी एक वाष्पशील जो वाष्पीकृत होगा और दूसरा अवाष्पशील होगा, यानी कि जो वाष्पीकृत नहीं होगा। तो जो वाष्पीकृत होगा उसको आप गरम करेंगे तो वो आपका वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों चीजें सेपरेट हो रही है। जैसे आपने बोला कि मैम हम क्या करते हैं, हम नमक और पानी का मिक्सचर ले लेते हैं, ठीक है, पानी में हमने नमक घोल लिया है, होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा आपका। वो होमोजीनस मिक्सचर को हम गरम करते हैं, गरम करने पर क्या होगा, पानी का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो पानी आपका भाप बननी शुरू हो जाएगी जब इस टेम्परेचर तक आएगी। देन सॉल्ट आपका वाष्पीकृत नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो वहीं रहेगा, वो वाष्पीकृत नहीं होगा, वेपर फेज में नहीं जाएगा, वाटर आपका वेपर फेज में चला जाएगा। तो इस तरह से आपने दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया है। ओके, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए, तो वाष्पीकरण में यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्ट और वाटर का आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन जिसे आप कह रहे हो, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी पानी में आपने नमक को घोल लिया है। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखो फ्लेम ऑन कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर बर्नर रख रहे हो, कोई भी हीट का मीडियम आप यूज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे इस पूरे सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके बाद पानी आपका भाप बन के उड़ जा रहा है एंड सॉल्ट इज लेफ्ट एज रेसिड्यू। ओके, और जो आपका नमक है वो यहीं पर रह जाता है। चलिए, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में जैसे आपको यहाँ पिक्चर पे दिख रहा है, एक आपके पास पेपर है, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, एक आपके पास मिक्सचर है लिक्विड्स का, और उस क्रोमेटोग्राफी पेपर में क्या आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा, उस मिक्सचर में वो लिक्विड है, ठीक है, वहां पर आपको एक मोबाइल फेज मिलता है और एक स्टेशनरी फेज मिलता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज आपका
जनरली क्रोमेटोग्राफी जो पेपर आपको मिलेगी, स्ट्रिप मिलेगी, वो होती है। और मोबाइल फेज आपका क्या होगा, जो मूव करेगा, मूव क्या कर रहा है आपका, लिक्विड कर रहा है, ओके, जो सॉल्वेंट आप वहां पर यूज करेंगे। देन आपका क्या होता है, ये फिल्टर पेपर पर अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग कलर शो करते हैं, तो इस तरह से आपने उनको क्या करना है, सेपरेट करना है ना। क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर, ओके। तो एक द्रव्य मिश्रण जो आपका होगा, उसके कंपोनेंट्स को पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, ओके। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन टू फेजेस, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, ओके। दो फेजेस यहां पर होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होगा और दूसरा आपका मोबाइल फेज होगा, ओके। एप्लीकेशन क्या है, द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रेस अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स एंड एलिमेंट्स इन अ गिवन सैंपल, ओके। ये मेथड को कहाँ अप्लाई किया जाता है, ये जो क्रोमेटोग्राफी मेथड है सेपरेशन की, इसको कहाँ यूज में लाया जा रहा है, तो कहा जा रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल से समझते हैं जहां आपकी दवाइयां बनती है, ठीक है ना। तो उन इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, इन ऑर्डर टू एनालाइज, ये पता करने के लिए और ये पहचानने के लिए, द प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रेस अमाउंट्स ऑफ केमिकल, वहां पर कोई ट्रेस अमाउंट में कोई अन्य रसायन तो वहां पर उपस्थित नहीं है या कोई दूसरा तत्व है, उसका पता करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है और क्या पता करने के लिए किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रेस अमाउंट ऑफ केमिकल्स एंड एलिमेंट्स, ओके। देन सेकेंड है आपका, in the food industry, the techniques of chromatography plays a vital role in the determination of the shelf life of food substances by helping in the analysis of point at which food spoils, okay। food industry में, फूड इंडस्ट्री मतलब जहां भी आपके खाने की चीजें बनती हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है फूड की शेल्फ लाइफ पता करने के लिए कि कितने टाइम तक ये खाना आपका सुरक्षित रह सकता है, उस फूड की शेल्फ लाइफ पता करने के लिए भी आपका क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, ओके। तो ये आपका प्रैक्टिकल होगा क्रोमेटोग्राफी का, सेपरेशन का, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करके लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि आपको लिक्विड मिलेगा, उस लिक्विड में मिक्सचर मतलब पूरा लिक्विड स्टेट में होगा, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे और उन कंपोनेंट्स को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करेंगे, ओके। जिसमें कि आपके दो फेजेस होंगे, एक स्टेशनरी फेज होगा, दूसरा आपका क्या है, मोबाइल फेज होगा। आपको कुछ नहीं करना, जो मिक्सचर आपको मिलेगा उसमें आपने क्रोमेटोग्राफी की जो आपका स्ट्रिप मिलती है, आपको पेपर मिलता है, उसको आप उसमें क्या करेंगे, डिप कर देंगे और मार्क कर देते हैं आप। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपको जो भी उसमें कंपोनेंट्स हैं उसके अलग अलग कलर उस पेपर में दिख जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। तो क्रोमेटोग्राफी इस तरह से आपने क्या देखा, यहाँ पर आपका जो स्पॉट है, स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक, यहाँ पर ब्लैक इंक का दिखाया गया है कि ब्लैक इंक में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ओके। देन पेंसिल से आपने मार्क कर दिया है, वहां पर अपने स्पॉट बना दिया है, देन आप वाटर में उसको डिप करेंगे जो आपकी स्ट्रिप है, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका वाटर क्या करेगा, ऊपर को चढ़ेगा और उसके बाद डाई के अलग अलग जो ब्लैक कलर की इंक के अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग जगह पर अपना कलर शो करेंगे, जिस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स ऑफ डाइज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लैक इंक, ओके। तो इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं। मिश्रण से घटकों के पृथक करने की उस विधि को क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। अनुप्रयोग क्या है, डाई में रंगों को अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में और रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है, ओके। चलिए, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो लोग नोट कर लेंगे।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टिलेशन यानी आसवन जिसे कहा जाता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर ना आपको फिर से लिक्विड्स का क्या मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा, और यानी कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो आपके लिक्विड स्टेट में हैं, और उन दोनों जितने भी कंपोनेंट हैं वहाँ पर उनके आपके जो टेम्परेचर हैं उनमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिस्टिलेशन में आप क्या करते हैं, आपको कभी कभी कुछ जो इम्प्योरिटीज हैं उनको पृथक करना होता है, तो आप उसको वेपर फेज में कन्वर्ट करेंगे। जो लिक्विड है आपका वेपर फेज में कन्वर्ट करेंगे, देन ये कंडेंसर की हेल्प से, इसको कंडेंसर कहा जाता है, जिसमें बाहर का जो ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, इसमें वाटर रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो जितनी वेपर यहाँ से बनेंगी वो यहाँ पर आपका कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप इसको यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो आसवन में आपका होता क्या है, डिस्टिलेशन इज मेथड ऑफ फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिव evaporation and condensation used in production of gasoline, distilled water, xylene, alcohol, पैराफिन, केरोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आसवन की विधि का प्रयोग दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, यानी इसका उपयोग। ओके, उदाहरण, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो क्या होगा, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाएगा, जहां यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्रित हो जाएगा, जबकि पानी आपका कहाँ, इस फ्लास्क में ही रहेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये फ्लास्क लेना है, इसमें आपने पूरा जो एसीटोन और वाटर की बात यहाँ पर की गई है उस मिश्रण को आप डाल दोगे, नीचे से आपने हीट देनी है, गर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, ऊपर से आपने फ्लास्क का मुंह इस तरह से कॉक से बंद कर दिया है। ओके, देन यहाँ पर इसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है। ठीक है, जिस पर आप क्या करेंगे बच्चे, जिस पर आप ये कंडेंसर जोड़ेंगे। ओके, तो इस कंडेंसर को जोड़ने के बाद क्या होगा, यहां से जैसे एसीटोन और वाटर की बात की गई है और क्या कहा गया कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, यानी एसीटोन आपका पहले वेपर्स बना लेगा अपनी, जल अभी थोड़ा थोड़ा गर्म ही हो रहा है लेकिन एसीटोन उतने में क्या हो जाएगा, उसकी वेपर्स में यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे ही वो वाष्प बनाएगा वो ऊपर उठेगा, एसीटोन ऊपर उठने के बाद वो क्या करेगा, जहां से उसको जगह मिल रही है वो उधर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। गैसेस यही तो करती हैं, गैसेस क्या करती हैं, जहां भी उनको जगह मिल रही है वो फैलने की, विस्तृत होने का प्रयास कर रही हैं। तो इस तरह से उसको यहाँ से ओपनिंग मिल रही है तो वेपर्स एसीटोन की इधर आ जाएंगी, इधर। ठीक है, देन यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है यानी कम किया हुआ है, तो वो वेपर यहाँ पर कंडेंस होकर आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी वापस से एसीटोन लिक्विड, और इसमें आप उसको क्या कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे। लेकिन वाटर कहाँ है, वाटर अभी भी यहाँ पर है जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो इस तरह से एसीटोन और वाटर के मिक्सचर से आपने एसीटोन और वाटर दोनों को पृथक कर लिया है। ओके, ऐसे ही आपके पास कोई और मिक्सचर भी आ सकता है, लेकिन उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस होना चाहिए तभी तो, अगर दोनों सेम तापमान पर आपका वाष्पीकृत हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, अगर सपोज एसीटोन का भी और वाटर का भी क्वथनांक जो है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम होता, तो आपने यहाँ से हीट दी, सेम टेम्परेचर पे दोनों ने वेपर बनाई, दोनों यहाँ आए, दोनों कंडेंस हुए, दोनों आपके इस कोनिकल फ्लास्क में आ गए, तो सेपरेट तो वो हुए ही नहीं ना। इसलिए उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ओके, चलिए तो आसवन को जल्दी से नोट कर लेंगे। डिस्टिलेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिव इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। पहले आप इवेपोरेट कर रहे हैं, देन आप कंडेंस कर रहे हो। ओके, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के बारे में आप लोग बहुत पढ़ते हैं, कई सारे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनमें आप डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। तो डिस्टिल वाटर है क्या, जो आपका नॉर्मल वाटर है उसको आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, देन उसको वो वेपर फेज में जाएगा, देन आप उसको क्या कर लेंगे, फिर से कंडेंस कर लेंगे, तो वो आपका डिस्टिल वाटर बन जाता है। इससे जाइलिन, अल्कोहल, पैराफिन, केरोसिन, इन सभी को आप डिस्टिलेशन से ही क्या करते हो, प्राप्त करते हो। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अब क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शनल कॉलम दिखता है। ठीक है,
ये आपका फ्रैक्शनल कॉलम है। ओके, डिस्टिलेशन में आपने क्या देखा था, एक आपके पास फ्लास्क था और एक आपके पास कंडेंसर था। यहाँ पर फ्लास्क कंडेंसर के अलावा ये आपको फ्रैक्शनल कॉलम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस वही रहता है, हीट करेंगे, हीट करने के बाद आपके उसके अलग अलग कंपोनेंट जो होंगे वो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होंगे, आपके इवेपोरेट होंगे, देन कंडेंस होंगे और आप उसको क्या कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे। ओके, चलिए, so fractional distillation is the separation of a mixture into its component part of fractions by their melting points. Okay, यहाँ पर melting points की बात की गई है। This is the process of separation of chemical compound by their boiling points and the mixture is heated to a temperature at which one or more fractions will vaporize. Okay, तो इस तरह से अलग अलग components की बात की जा रही है जहाँ पर दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। और जब आप पेट्रोलियम के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने पढ़ा था कि हम पेट्रोलियम, क्योंकि एक क्रूड ऑयल है और उस क्रूड ऑयल में बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेफ्ता हो गया आपका, इसके अलावा गैसोलीन की बात करते हैं आप लोग, पैराफिन एक्सेस की बात करते हैं, तो ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ओके, यानी पेट्रोलियम के आपके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो उनको पृथक कैसे, अब धरती के नीचे से आप सिर्फ कच्चा तेल निकाल रहे हो, उस कच्चे तेल से आपको पेट्रोल भी बनाना है, डीजल भी बनाना है, केरोसिन भी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ही आपका बनेगा। ओके, चलिए, आने वाले सेशन में अब हमारे दो मेथड्स रहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन है और दूसरा आपका सेपरेटिंग फनल का यूज करके आप क्या करेंगे, जो आपके इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और सेपरेशन के मेथड्स के बारे में पढ़ा, जिनमें आपने क्रोमैटोग्राफी को देखा, डिस्टिलेशन की बात की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात हम लोगों ने की। आने वाले सेशन में हम क्रिस्टलाइजेशन और सेपरेटिंग फनल का यूज करके कैसे सेपरेट हम मिक्सचर्स को करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।